अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने मोशन को डिस्कस किया, स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ मोशन को, एंड देन फर्दर हमने डिस्टेंस को देखा, डिस्प्लेसमेंट को देखा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिटेल में देखा। तो अगर आपको वो देखना है तो आप पिछले पार्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इस तरह की चीज़ें। तो अगर हम पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई 3 से 4 तरह के डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक ग्राफ आता है जिसमें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जब भी आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, आपने समझ जाना है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और हम कैसे कह सकते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि लेट्स सपोज कि यहाँ पे 0 है, देन ये 1 2 3 4। तो अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में मेजर हो रहा है तो ये जो लाइन है वो ये कह रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन इस इंक्रीज़ ऑफ टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस अपनी जगह पे स्टक है, 4 मीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, हमेशा याद रखिएगा that a horizontal line in a distance time graph will always represent the constant distance, okay। और जब constant होता है distance तो जो speed होती है, जो velocity होती है, वो हमेशा वहाँ पे 0 होती है। अगर कोई object, let's suppose यहाँ पे एक person खड़ा हुआ है और वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और वहाँ से वो डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर रहा, तो हम ये तो कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन अगर वो चेंज ही नहीं कर रहा, अपना डिस्टेंस, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आपने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है और जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। अच्छा, जब अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो आपने याद रखना है कि अगर उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंक्रीजिंग होगा तो आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा होगा। हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूँ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि 1 सेकेंड पे 1 मीटर डिस्टेंस था, 2 सेकंड पे 2 मीटर डिस्टेंस हो गया, 3 सेकंड पे 3 मीटर डिस्टेंस हो गया, 4 सेकंड पे 4 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस जो है वो एक जगह कांस्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे था एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है, बल्कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। स्लोप हम कहते हैं जो इस लाइन का जो स्लोप आएगा, जो ग्रेडियंट आएगा, वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये नहीं होगा कि ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो, ग्रेडियंट की बात हम बाद में करते हैं। आप सिर्फ अभी यहाँ पे ये बात याद रखें कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगी तो वो स्ट्रेट लाइन हमें ये बताती है कि डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगी और इंक्रीजिंग स्लोप होगा तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई कर्व होगा, जब भी कोई कर्व होगा तो हम ये कहेंगे, अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं करी मैंने, यस, यहाँ पे डिस्टेंस तो इंक्रीज़ हो रहा होगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वेलोसिटी, वो क्या होगी। अब देखें, अब मैं यहाँ पे देखें डिस्टेंस, और यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर डिस्टेंस और टाइम लिखा हुआ है, यहाँ कहीं वेलोसिटी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी को कैसे डिफ़ाइन कर सकती हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने वेलोसिटी का फार्मूला जो पढ़ा था वो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं, इनमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलें और स्पीड कंसीडर करें, चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलें और वेलोसिटी कंसीडर करें, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। उनके ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो आपका जो ग्राफ है वो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको स्पीड कंसीडर करेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है उसका कुछ किया नहीं जा सकता। सो जो आपके पास डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा,
ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन होगी डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से हमें देखना है कि वेलोसिटी या स्पीड के साथ क्या इफ़ेक्ट आएगा। अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, इस स्पेसिफिक पॉइंट को, तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि डिस्टेंस 1 मीटर है और जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। तो इस पॉइंट पे 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड टाइम, हमारी जो स्पीड आएगी वो आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे देखती हूँ, इस पॉइंट के ऊपर, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो 2 मीटर डिस्टेंस है और 2 सेकेंड टाइम है, तो आंसर मेरा आएगा अभी भी 1। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं देखती हूँ अगर, तो इस पॉइंट के लिए 3 मीटर डिस्टेंस है और 3 सेकेंड टाइम है, तो आंसर अभी भी मेरा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही। ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी आपने ये याद रखना है कि डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा और जो उसकी स्पीड है वो वहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा या डिस्टेंस डिक्रीज़ भी कर सकता है, और स्पीड जो होगी आपकी वो कांस्टेंट रहेगी। अब ये दो ग्राफ मैं आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ समराइज़ करके। जब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ होगा इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपने याद रखना है कि वहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा और जो स्पीड होगी, स्पीड आपके पास 0 होगी क्योंकि स्टक है ऑब्जेक्ट वहाँ पे। देन अगर आपके पास एक इस तरह की इंक्रीजिंग स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होगी तो आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा और स्पीड जो है आपके पास वो कांस्टेंट रहेगी। सही है। और अगर आपके पास कोई इस तरीके का ग्राफ होगा तो डिस्टेंस आपके पास डिक्रीज़ होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस आपके पास डिक्रीज़ होगा, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड अभी भी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है। और हम स्पीड कैसे डिफ़ाइन करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहीं भी स्पीड मेंशन नहीं होती, या तो डिस्टेंस होता है या टाइम होता है, स्पीड तो मेंशन नहीं होती। तो स्पीड हम कहाँ से डिफ़ाइन करते हैं, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फाइंड की जाती है ग्रेडियंट के थ्रू। सही है, ग्रेडियंट या फिर स्लोप, इसके थ्रू हम स्पीड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, राइज ओवर रन या y ओवर x। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो y है हमारे पास वो है d, y एक्सिस पे हमारे पास d है, तो हमने यहाँ पे d लिख दिया, और x एक्सिस में हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो हमने x एक्सिस में यहाँ पे t लिख दिया। अब अगर आप देखो तो ये बन गया v इक्वल्स d ओवर t, और यही तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम स्पीड को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग ग्रेडियंट। ओके, तो हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट आता है, और क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड बताता है तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा स्पीड कांस्टेंट होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन में स्पीड हमेशा 0 होगी। आई होप कि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ठीक है, मैंने आपको दोबारा समराइज़ करके भी बता दिया। नेक्स्ट, अब देखिए हमने स्ट्रेट लाइन के तो सारे देख लिए, अब एक और तरीके से आता है आपके पास जिसमें इस तरीके से कर्व्स होते हैं। तो जब भी कर्व होगा तो आपको पता है कि कर्व है अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपके पास वेलोसिटी या स्पीड के साथ क्या लिंक होगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जब भी कर्व होता है तो एक कर्व लाइन का जो स्लोप होता है, जो ग्रेडियंट होता है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है। ठीक है, और वेरी करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो इस तरह की कर्व लाइन में डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा और जो उसकी स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, इस तरीके से दूसरी तरह से कर्व भी हो सकता है, एक इस तरह का जिसमें आपके पास, इसको हम कहेंगे यहाँ पे स्लोप जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर स्लोप डिक्रीज़ हो रहा होगा तो क्योंकि स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे स्पीड भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन डिक्रीज़ कैसे हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि स्ट्रेट। अब अगर आपके पास कर्व आ जाता है तो कर्व चाहे ऐसा हो या चाहे ऐसा हो,
इसका मतलब कि जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी, कर्व में हमेशा वेरी करेगी, और वेरिएबल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कर्व लाइन होती है इस तरीके से, तो कर्व का जो स्लोप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो कर्व का अगर स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है तो आपके पास स्पीड भी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। स्लोप अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ हो कैसे रही है, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, और स्पीड कैसे इंक्रीज़ हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे जाके समराइज़ कर दूँ ताकि आपको एक साथ सारे ग्राफ समझ में आ जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास इंक्रीजिंग स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी या स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपके पास डिक्रीजिंग स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो आपकी जो स्पीड होगी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस आपको पता है वो यहाँ पे इंक्रीज़ ही हो रहा है, तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जो डाउनवर्ड स्लोप होता है उसमें हमेशा डिस्टेंस डिक्रीज़ होता है, जो अपवर्ड स्लोप्स होते हैं उनमें हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम अगेन समराइज़ कर लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये है आपके पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये है आपके पास अगेन स्ट्रेट लाइन विद अ डिक्रीजिंग स्लोप। तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, जबकि जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब मैं स्पीड और वेलोसिटी के टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ करती हूँ, तो आपने समझ जाना है कि स्पीड और वेलोसिटी हम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व है, तो इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और क्योंकि स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे डिस्टेंस कर्व डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन स्पीड जो है आपके पास वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, अगर ना भी हो तो आप फिर इस तरह दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल हमारे पास है। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ ड्रॉन बिलो फॉर पार्ट ऑफ अ ट्रेन जर्नी। द ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। जो ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अगर यहाँ ना भी लिखा होता कांस्टेंट स्पीड, तो हमें पता है अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा और स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर उन्होंने लिखा है तो वेल एंड गुड, हमें पता चल गया कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि फ़ाइंड हमें क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है, और किससे फाइंड करनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से फाइंड करनी है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो आपकी स्पीड होती है वो हमेशा ग्रेडियंट के थ्रू फाइंड की जाती है, ठीक है। और ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है, राइज ओवर रन। और राइज हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, और रन में हमारे पास क्या है, टाइम। अच्छा, डिस्टेंस हम देखेंगे जब भी हमें ऐसे खुद से चॉइस दी जाए ना कि आप कैलकुलेट करें स्पीड ऑफ द ट्रेन, इस पूरी जर्नी की स्पीड फाइंड करें, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे एंड पॉइंट से फाइंड करें। हालांकि हम किसी भी पॉइंट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, तो हम किसी भी पॉइंट से फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट से बेहतर होता है। सबसे अच्छा तरीका ये समझा जाता है कि आप सबसे आखिरी वाले पॉइंट से करो, सबसे बड़ा ग्रेडियंट लो, ठीक है। आखिरी वाले पॉइंट में आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो हम बजाय अंदर किसी पॉइंट को यूज़ करने के हम एंड वाले पॉइंट को यूज़ करेंगे। और आप कोशिश करिएगा जब भी आप अटैम्प्ट करें क्वेश्चन, तो आप भी हमेशा ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए एंड पॉइंट का यूज़ करें। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाई एक्सिस के लिए मुझे 8 मिलेगा, 8 किलोमीटर। और अगर इस लाइन को मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करूँ नीचे डाउनवर्ड, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 6। तो ये जो 6 है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं रन, और इसको, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसको हम कहते हैं राइज, ठीक है। राइज कहें या वाई कहें या डी कहें, आपकी मर्ज़ी है, या आप इसको रन कहें
या आप इसको एक्स एक्सिस कहें या आप इसको टाइम कहें, आपकी मर्ज़ी है। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड अगर फाइंड करनी है तो इसके 3 तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। स्पीड स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, और स्लोप या ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन। तो अगर आप राइज ओवर रन करके लिखो, या आप इसे y ओवर x करके लिखो, या आप इसे d ओवर t करके लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे y एक्सिस में हमें डिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 8, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8, ठीक है। और टाइम के लिए हमारे पास 6 गिवन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6। अच्छा, अब आपने एक बात नोट की होगी, टाइम जो है वो मिनट्स के अंदर है और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर के अंदर है। तो अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दोनों यूनिट्स हैं, डिस्टेंस की यूनिट भी SI यूनिट में नहीं मौजूद और टाइम की यूनिट भी SI यूनिट में नहीं मौजूद। तो ऐसे केस में हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर मिनट में, या नॉर्मली हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं किलोमीटर से मीटर में और मिनट से सेकंड में, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगी। जस्ट आपने 8 डिवाइड बाई 6 करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। 8 डिवाइड बाई 6, आंसर विल बी 1.33, ठीक है। और यूनिट मैं खुद चेंज नहीं कर रही फ़िलहाल, जब हम नेक्स्ट कभी क्वेश्चंस करेंगे इसके तो फिर हम वहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं, किलोमीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं, उस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको ये आइडिया देना चाहती हूँ कि अगर आपको स्पीड फाइंड करनी हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो आपने हमेशा स्पीड फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट को यूज़ करना है। और जब भी ग्रेडियंट आप यूज़ करेंगे, जब आप अपनी चॉइस से कोई पॉइंट ले रहे होंगे, तो कोशिश करें हमेशा लास्ट पॉइंट लें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में देखें आपके पास y एक्सिस पे 8 था, x एक्सिस पे 6 था, तो 8 डिवाइड बाई 6 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। एंड बी केयरफुल विद द यूनिट्स। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास। Oz decides to take a stroll to the park. He finds a bench in a quiet spot and takes a seat, picking up where he left off reading his book on black holes. After some time reading, Oz realizes he lost track of time and runs home. A distance time graph for his trip is drawn below. अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा है, वो जो है वो पार्क गया हुआ था, और फिर वो पार्क तो गया, लेकिन वो फिर कुछ टाइम बाद वहाँ एक बेंच थी, वहाँ पे जाके बैठ गया और उसने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी। और कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने ट्रैक से हट गया है, और फिर वो भागता हुआ घर की तरफ गया। अब आपने बताना है कि अच्छा, अब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे गिवन है, और अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि हाउ लॉन्ग डज ओज स्पेंड रीडिंग हिज बुक, मतलब उसने कितना टाइम बुक रीड करने में लगाया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ही फाइंड्स अ बेंच इन अ क्वाइट स्पॉट एंड टेक्स अ सीट। इसका मतलब वो वहाँ पे बैठ गया, तो इसका मतलब उसने चलते हुए बुक नहीं रीड करी, वो एक जगह पे स्टक हुआ, एक जगह पे रुक गया, बैठ गया, और फिर उसने वहाँ पे बुक पढ़ी। तो आप पहले ये फाइंड करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें आपकी वेलोसिटी, जिसमें आपकी स्पीड 0 है। तो अगर हम एनालाइज करें तो स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्पीड हमेशा 0 होती है। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ एक ही पॉइंट है जिस पे स्पीड 0 है, तो आपके पास ये जो पॉइंट बी है, इस पे आपकी स्पीड 0 है। इसका मतलब जो आपका जो इसमें बंदा है वो इस बी पॉइंट पे, इस बी पार्ट के लिए वो बुक पढ़ रहा था, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है हाउ लॉन्ग डज ओज स्पेंड रीडिंग हिज बुक। तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम, ठीक है। हाउ लॉन्ग का मतलब है आपने टाइम फाइंड करना है, और टाइम फाइंड करने के लिए देखें आप यहाँ से इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये आपके पास है 25 क्योंकि 20 और 30 के मिड में आ रही है। ये है आपके पास 65 क्योंकि ये 60 और 70 के मिड में आ रही है। अब आप 65 माइनस 25 करेंगे तो आंसर आएगा 40। तो 40 मिनट्स के लिए वो जो बंदा था वो सब कुछ भूल भुला के बुक पढ़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है कि देयर आर 3 सेक्शंस लेबल्ड ऑन द ग्राफ ए, बी एंड सी, विच सेक्शन रिप्रेजेंट्स ओस रनिंग होम। अब यहाँ पे वो बताना, मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे वो जो लड़का है वो भागता हुआ घर की तरफ गया है। तो मतलब भागते हुए जब जाएंगे, इसका मतलब होगा कि जो
भागना यानी कि यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। और स्पीड को कौन बताता है? ग्रेडियंट बताता है। तो वो लाइन जिसका ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा होगा वहाँ उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों लाइंस हमारे पास स्ट्रेट हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पार्ट ए के लिए लाइक 25 यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 25 मिनट्स हैं। 25 मिनट्स में उस बंदे ने 0.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 10 सेकंड्स की ड्यूरेशन बनती है और इन 10 सेकंड्स में उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ से अगर आप देखो तो ये आ रहा है 0.6 और ये आ रहा है 0.3। 0.6 माइनस 0.3 विल बी 0.3। तो यानी कि एक पार्ट में जो पार्ट ए था उसमें उस इंसान मतलब जो भी बंदा था उसने 0.3 किलोमीटर 25 मिनट्स में कवर किए थे, जबकि पार्ट सी में उसने 10 मिनट्स में कवर कर लिए। तो आप खुद सोचो, एक बंदा 0.3 किलोमीटर को कवर करता है 25 मिनट्स में और वही सेम बंदा 0.3 किलोमीटर को कवर करता है 10 मिनट्स में। तो आपको क्या लगता है कहाँ उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, 1 में या 2 में? ऑब्वियसली 2 के अंदर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि वो सेम डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहा है। तो इसका मतलब वो पार्ट सी है जिसके अंदर वो जो बंदा था वो भागता हुआ घर गया था, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका बताऊँ करने का तो वो ये है कि आप इतनी सारी चीज़ों में नहीं जाओ कि कितने टाइम के लिए क्या था। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन सी वाली लाइन जो है वो स्टीपर है, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने देखना है कि अगर फास्ट मूव करने की बात हो रही है, ठीक है, अगर फास्ट स्पीड की बात हो रही है तो फास्ट स्पीड हमेशा वही होगी जिसका स्लोप आपके पास सबसे ज़्यादा स्टीपर होगा, ठीक है। स्टीपर मतलब खड़ा हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा सा लेटा हुआ स्लोप है, आपके पास लेटी हुई लाइन है। यहाँ की लाइन देखो तो ये थोड़ी सी खड़ी हुई लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो लाइन जिस लाइन का स्लोप स्टीपर होगा वो लाइन आपके पास फास्ट स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे सी है। अदरवाइज़ आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दोनों मेथड सही हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि जस्ट आपने लेबल करना है कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे जो सेकंड मेथड है स्टीपर वाला वो यूज़ कर सकते हो, आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। तो स्पीड के लिए हम देखते हैं जिसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, जिसका स्लोप स्टीपर है, और क्योंकि सी पार्ट जो है या सी पार्ट का जो स्लोप है वो स्टीपर है तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑस, यानी इस पूरी जर्नी में जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया आप वो बताएं। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो हमें नज़र आ जाएगा क्योंकि हमारे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन है। तो अगर मैं देखूँ कि एंड पॉइंट पे डिस्टेंस कितना कवर किया तो मैं वाई एक्सिस पे एक लाइन मार्क करूँगी और लाइन है मेरे पास, जो लाइन जो मार्क हो रही है वहाँ पे 0.6 है। तो यानी कि जो उसने टोटल डिस्टेंस इसने स्टार्ट किया था 0 से, ठीक है, फिर वो 0.3 पे जाके रुक गया था, फिर 0.3 से वो भागता हुआ गया था और टोटल जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 0.6। तो 0.6 किलोमीटर विल बी द आंसर। सही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सारी बात हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या सीखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आपके पास डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट व्हाइल स्पीड विल बी इक्वल्स टू 0। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो आपने खुद देखना है कि स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिस्टेंस डिक्रीज़ भी हो सकता है, जबकि स्पीड वहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगी। अगर आपके पास कर्व है तो कर्व अगर आपके पास हम कह सकते हैं कर्व इंक्रीजिंग कर्व है या अपवर्ड कर्व कह लेती हूँ मैं, कर्व अपवर्ड है या हम नॉर्मली स्लोप भी कहते हैं। चलो, कर्व अगर अपवर्ड है तो हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है और स्पीड भी हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर कर्व डाउनवर्ड है
तो डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है और स्पीड तब भी चेंज हो रही है, ठीक है। जब भी कर्व होगा तो स्पीड चेंज होगी, स्ट्रेट होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगी, हॉरिजॉन्टल होगा तो स्पीड ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, हॉरिजॉन्टल मीन्स स्पीड ज़ीरो, स्ट्रेट मीन्स स्पीड कांस्टेंट एंड कर्व मीन्स स्पीड चेंज, ठीक है। अगर आपने ये भी याद रख लिया तो बहुत इजीली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ समझ लिया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझना आपके लिए ज़रा भी कोई मसला नहीं है। अब आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया ये वाले ग्राफ की, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ गए, कंसीडर कर लेते हैं कि हम ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बल्कि अब हम कंसीडर कर रहे हैं इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करते हुए मैं यहाँ से डिस्टेंस को रिमूव कर दूँगी फ्रॉम वाई एक्सिस, और डिस्टेंस की जगह, क्योंकि मैंने डिस्टेंस को कट करके वेलोसिटी लिखा, राइट, तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिखूँगी, वेलोसिटी। हर जगह पे यहाँ सारी जगह पे वेलोसिटी आ जाएगा, और यहाँ भी जहाँ जहाँ डिस्टेंस था वहाँ मैं चेंज करके लिखती हूँ वेलोसिटी, ठीक है। अब आप देखिएगा आपको कितनी आसानी से समझ में आएगा, यहाँ सारी जगह वेलोसिटी आ जाएगी डिस्टेंस की जगह। और अब आपको याद होगा कि एक हमने फार्मूला पढ़ा था जिसमें वेलोसिटी डिवाइड होती थी टाइम से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। वहाँ पे अभी हमने जो पिछला ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए पढ़ा था, तो आपको याद है डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड कर रहे थे, जब ग्रेडियंट निकाल रहे थे तो स्पीड आ रही थी। अब स्पीड को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। तो इसका मतलब पहले जहाँ पे डिस्टेंस था वहाँ स्पीड आ गई, तो अब जहाँ पे स्पीड है उसकी जगह क्या आना चाहिए, उसकी जगह एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास स्पीड थी वहाँ पे अब एक्सेलरेशन आ जाएगी, और जहाँ पे डिस्टेंस था वहाँ पे स्पीड आ गई। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। क्यों सेम रहेंगी, अब आप खुद देखो। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। इस जगह की स्पीड लेट सपोज 5 है, तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है स्पीड तो इंक्रीज़ नहीं हो रही, स्पीड तो वाई एक्सिस में ना, अगर ऐसे ऊपर जाएगा तो स्पीड इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये तो यूँ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मूव करने का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का चेंज ही नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। अगर आपके पास स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो स्पीड के लिए हम लिखेंगे इंक्रीज़ है, और स्पीड जो इंक्रीज़ हो रही है वो क्योंकि कांस्टेंट रेट से हो रही है। अगर आप देखो इसका जो स्लोप है, इसका जो ग्रेडियंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट आता है, तो हम कहेंगे कि क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट है, जो राइज ओवर रन है, v डिवाइड बाई टी, राइज ओवर रन, ये जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, राइट। वेलोसिटी अपॉन टाइम विल गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब एक्सेलरेशन वहाँ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर डिक्रीजिंग लाइन है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी पर एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। कर्व जब होगा आपके पास तो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, वो फिर अलग मामला है, लेकिन जब भी आपके पास कर्व होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा वहाँ पे कर्व अपवर्ड में एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी और कर्व डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आपने गौर से सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझना है। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ जाता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये एक्सेलरेशन वाली बात समझना मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे D लिखा हुआ था वहाँ पे V लिखना है, और जहाँ V लिखा हुआ था वहाँ पे आपने A लिखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। अब नीचे जाके देखते हैं इसमें कि हमारे पास जो ग्राफ है उसके अंदर क्या है, ठीक है। देखें यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी मैंने आपको बताया जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो यहाँ पे जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और जब स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से तो हम कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि जो वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। अगर आप देखो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखूँ 1 2 3 1 2 3, तो 1 जब वेलोसिटी है तो टाइम 1 है, 2 जब वेलोसिटी है तो टाइम 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा,
फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी स्लोप तो हर बार सेम रह रहा है ना, और स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप सेम रह रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्वियस सी बात है, कर्व होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कर्व आता है तो इसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है। कर्व अपवर्ड का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और कर्व डाउनवर्ड, इस तरीके से कर्व डाउनवर्ड आएगा तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन। ठीक है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन। सही है। अगर डाउनवर्ड अगर स्लोप आ रहा है, कर्व आ रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म, और अपवर्ड कर्व है तो मतलब एक्सेलरेशन, और डाउनवर्ड कर्व है तो मतलब डीसेलरेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आपके पास, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हम बात कर रहे हैं वीटी ग्राफ की। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, अपवर्ड लाइन का मतलब है एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड लाइन का मतलब है डीसेलरेशन, और जो ग्रेडियंट होता है आपके पास वो आपको बताता है एक्सेलरेशन। ठीक है। ग्रेडियंट देखें, अगर डिस्टेंस वेट क्या हो गया इसे, ओके। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो डिस्टेंस होता था वाई एक्सिस पे और टाइम होता था एक्स एक्सिस पे। तो जब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट निकालती थी तो ग्रेडियंट आपको पता है होता है राइज ओवर रन या वाई ओवर एक्स। तो वाई एक्सिस पे कौन है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम। तो ये होता था, और डी ओवर टी हमें पता है ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी या स्पीड होती थी वाई एक्सिस पे, टाइम होता था एक्स एक्सिस पे। तो अगर मैं ग्रेडियंट निकालूंगी तो वो होगा वाई ओवर एक्स या राइज ओवर रन, और वाई पे हमारे पास स्पीड है और एक्स पे हमारे पास टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम विल बी एक्सेलरेशन। सही है। तो यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। पॉसिबल हुआ तो फिर मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगी, और अगर नहीं भी समझ में आता तो फिर आप वीडियो में दोबारा से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है डिस्टेंस ट्रैवल। सही है। वो डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आता है तो जो डिस्टेंस है वो हमें पता चलता है एरिया अंडर द ग्राफ से इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। और कैसे पता चलता है वो हम अभी देख लेंगे। बस आप अभी याद रख लें कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। ठीक है। ओके, अब देखें यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी और टाइम का, और अगर आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे एरिया का इस पूरे ग्राफ का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन है, देन आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी और एक स्क्वायर शेप बन जाएगी, और मुझे फाइंड करना है एरिया। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका मतलब मुझे एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने के लिए मुझे पता है अगर ये ट्रायंगुलर शेप है तो एरिया का फॉर्मूला होता है फॉर ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। सही है। और अगर ये स्क्वायर है तो इसका होगा बेस इनटू हाइट। सही है। तो इन दोनों को मैं अलग अलग फाइंड करूँगी, और लेट्स सपोज हम ब्रेक कर लेते हैं। मुझे फाइंड करना है जस्ट पार्ट ए का एरिया। ठीक है। मुझे फाइंड करना है कि जस्ट इतने टाइम के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम के लिए यहाँ पे क्या डिस्टेंस था। अब यहाँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी वाई एक्सिस से, टाइम मिल जाएगा एक्स एक्सिस से, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं मिलेगा। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं इस ग्राफ का एरिया फाइंड करूँगी, और ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक ये बना रहा है ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस टाइम्स हाइट। अब बेस के लिए नीचे देखें एक्स एक्सिस पे ये बेस हो जाएगी। ठीक है। ये जो नीचे की जगह होती है बेस होती है, और नीचे वाले एक्सिस पे आपके पास टाइम है तो यहाँ टाइम आ जाएगा, और ये जो जगह है ये जगह, ये वाली जगह, ये है आपके पास हाइट। और अगर आप देखो तो ये हाइट है असल में वेलोसिटी।
ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी वेलोसिटी, तो जो भी वैल्यू गिवन होगी मैं यहाँ पुट करूँगी टाइम और वेलोसिटी की, उसको 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे इस जगह का एरिया मिल जाएगा। अब लेट्स सपोज़ कि मुझे इस जगह का एरिया नहीं फाइंड करना, बल्कि मुझे दूसरी जगह का एरिया फाइंड करना है, जैसे कि इसको हम कह देते हैं पार्ट बी, ठीक है। हमें पार्ट बी का एरिया फाइंड करना है, तो पार्ट बी के एरिया को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये शेप बन रही है स्क्वायर की, ठीक है। और स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरे पास हो जाएगी ये और हाइट हो जाएगी ये। तो बेस के लिए हो जाएगा टाइम मल्टीप्लाई बाय हाइट के लिए हो जाएगी वेलोसिटी, सही है। तो जो भी वैल्यूज होंगी वो पुट करूँगी और आंसर आ जाएगा। देन अब अगर मुझे यहाँ से इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक का एरिया फाइंड करना होगा तो मैं इन दोनों एरियाज़ को प्लस कर दूँगी, यानी ये जो ट्राइंगल का एरिया आया, पार्ट ए का जो एरिया आया और पार्ट बी का जो एरिया आया, उन दोनों को प्लस करूँगी तो मुझे इस पूरी टोटल ग्राफ का जो एरिया है वो पता चल जाएगा। और एरिया पता चल जाएगा तो वो एरिया डिस्टेंस के इक्वल होगा, मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो वर्क एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा। देखें, द स्पीड टाइम ग्राफ बिलो शोज अ कार जर्नी विच लास्ट फॉर 160 सेकेंड्स। ओके, द स्पीड टाइम ग्राफ, ओके तो लाइन रिपीट हो गई है। यहाँ पे आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कहा जा रहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ऑन दिस जर्नी, ठीक है। आप डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है आप इस कार ने, ये कार की जर्नी को शो कर रहे हैं ग्राफ। आपको ये बताना है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना है। अब देखिए, अगर आपसे स्पीड का पूछा जाता ना कि आपने टोटल स्पीड कितनी हुई है, तो आप यहाँ से बता सकते थे वाई एक्सिस से, क्योंकि वाई एक्सिस पे स्पीड लिखी है। अगर आपसे टाइम का पूछा जाता आप नीचे से बता सकते थे टाइम से देख के, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब टोटल डिस्टेंस तो कहीं ग्राफ में मेंशन हुआ वही नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे। तो याद रखिएगा, जब डिस्टेंस कहीं ना लिखा हो ग्राफ में तो आप यूज़ करते हो फॉर्मूला एरिया अंडर द ग्राफ। क्या यूज़ करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है आपके पास, अगर आप देखो एरिया के ना आपको कुछ फार्मूलाज याद होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ट्राइंगल का याद होता है, ट्राइंगल का फार्मूला जो भी हमने यूज़ किया हाफ बेस इंटू हाइट। इस तरीके से स्क्वायर का होता है या रेक्टेंगल का होता है एल मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। या आपको ट्रेपीजियम का याद होगा जिसका होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। या इस तरीके से आपको चंद एक चीज़ों के फार्मूलाज, कोई स्पेसिफिक शेप्स के फार्मूलाज याद होंगे। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको कहीं से भी इसमें कोई स्पेसिफिक शेप नज़र नहीं आएगी, कोई ज्योमेट्रिकल शेप के पूरा आप एक मतलब वन गो में आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला लगा के पूरा एरिया नहीं फाइंड कर सकते। तो अगर कोई ऐसी एब्रप्ट सी शेप होती है, रैंडम सी कोई शेप आ जाती है कि जिसका आप नहीं फाइंड कर सकते, तो आप क्या करोगे, उस शेप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले तो इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस शेप को, क्योंकि हमें पता है कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला तो है नहीं हमारे पास एरिया का, तो इस एरिया को हम डिवाइड करेंगे पार्ट्स के अंदर। पहली शेप तो अगर देखें मैं यहाँ से इसे ब्रेक करूँ तो ये ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। ये हो गई शेप ए। फिर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ तो ये बन जाता है रेक्टेंगल, ये हो गई पार्ट बी। फिर मैं इसे अगेन ब्रेक करूँ यहाँ से तो ये बन जाता है सी रीजन, और यहाँ पे ये बन जाएगा डी, ठीक है। देखें, पार्ट ए इज़ रिप्रेजेंटिंग द ट्राइंगल, सही है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मैं ऊपर ही कर दूँ, क्योंकि नीचे से फिर बार बार ऊपर देखना ना थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो देखते हैं अगर हो जाता है यहाँ पे तो करते हैं। फिर पार्ट ए के लिए आपको पता है ये जो शेप बनी है वो एक ट्राइंगल की है, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूज़ करेंगे। यहाँ लिख ही देती हूँ मैं कि ये ट्राइंगल की शेप है, और आपको पता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया इक्वल्स हाफ बेस टाइम्स हाइट। तो एरिया जो हम फाइंड करेंगे वो एरिया किसके इक्वल होगा, वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमें पार्ट ए का जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें यहाँ से पार्ट ए के रीजन ए का जो है वो डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो बेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 40 है, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है वो कितनी है यहाँ पे
15 एंड 20 के दरमियान 17.5 आएगी। तो 1 मिनट, 20 माइनस 15, यस, तो ये आ जाइए आपके पास 17.5। तो हाइट आपके पास हो गई 17.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 17.5 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 2, 350। सही है, 350 मीटर। क्यों मीटर आएगा? क्योंकि स्पीड आपके पास मीटर पर सेकंड में दी हुई थी, तो आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में आएगा। पार्ट ए का आपने कर लिया। अब आप पार्ट बी का अगर करेंगे, अच्छा बेहतर था कि मैं इसको ना उस कलर से करती, जैसे ये, अच्छा मैंने ए के लिए तो नहीं किया, मैं बी के लिए कर देती हूँ। बी को क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया, तो इसका मैं जो एरिया फाइंड करूँगी वो भी ग्रीन कलर से ही करूँगी। सही है, तो बी आपके पास, आपको पता है वो रेक्टेंगल की शेप है, उसका जो एरिया होगा वो होगा L मल्टीप्लाई बाई बी या H मल्टीप्लाई बाई बी। एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, और यहाँ से अगर आप L देखो या हाइट देखो तो वो बन रही है उसकी 17.5। इसकी भी जो हाइट बनेगी वो 17.5 ही बनेगी। तो ये 17.5 हो गई, और जो बेस है आपके पास वो है 40 to 60 आपके पास हो जाएगा 20, और आगे फर्दर इसमें आ रहा है 10 और। सही है, देखें ये जो है ना, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा 50 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 70 को। ठीक है, तो ये टोटल है 70 to 40। तो 70 to 40 हो जाएगा आपके पास 30। सही है, यस 30 हो जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा? 17.5 मल्टीप्लाई बाई 30, 525 मीटर। ओके, वैसे जो मैंने वर्क एग्जाम्पल्स ली हैं नॉर्मली सारी, ज़्यादातर जो है मैंने सेव माई एग्ज़ाम की वेबसाइट से ली हैं। वहाँ से बहुत अच्छी आपको वर्क एग्जाम्पल वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा पार्ट सी में देखें अगर आप, तो पार्ट सी को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पार्ट सी को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखें, मुझे तो पता है कि ये जो शेप बन रही है वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये जो शेप बन रही है इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम, जो इस तरह की शेप होती है, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये शेप आपके पास ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं आता ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, हालांकि बहुत आसान होता है, तो आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो इस तरह से। ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा, और नीचे वाला पार्ट आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का करके उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल, क्योंकि ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला तो मोस्टली बच्चे कर ही लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेपीजियम की फॉर्म में समझाती हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। ट्रेपीजियम जो होता है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपके पास एरिया का होता है हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, और एरिया हमें पता है वो हमें डिस्टेंस ही देगा, क्योंकि एरिया इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस। हाफ आ गया फॉर्मूला का, और फिर ए प्लस बी। ये जो ए प्लस बी होता है ना, ये होती है पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम। पैरेलल मतलब एक जैसी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल है। ठीक है, अगर आप इसको और इसको कंसीडर करो, कहीं से ही पैरेलल नहीं है, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, तो ये तो पैरेलल नहीं है। दो लाइंस ऐसे ऐसे हों, सीधी हों, मतलब सेम डायरेक्शंस में हो, तो पैरेलल होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये पैरेलल है। तो इसमें से हम किसी को भी ए कंसीडर कर सकते हैं और किसी भी को भी बी कंसीडर कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें प्लस करना है तो प्लस में इतना मसला नहीं होता। तो अगर ए की मैं हाइट देखूँ, ए का मैं डिस्टेंस देखूँ, तो वो बनेगा ए के लिए अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो वो यहाँ से 17.5 आएगा और यहाँ से 0। ठीक है, तो ए हो गया 17.5 प्लस अगर बी के लिए देखूँ तो वो होगा 25। सही है, 25 और नीचे 0, तो ये 25 तक हमारे पास पार्ट बी की हाइट आ गई, वो हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब आती है इसकी हाइट। अब देखें हाइट ना, अब यहाँ पे एक ही चीज़ बचती है, वो बचती है नीचे वाली साइड। ठीक है,
ये वाली साइड जो होगी ना वो इसकी हाइट कहलाएगी। अब बहुत से बच्चों को इस पे एतराज़ हो सकता है कि ये हाइट कैसे कहला सकती है, हालांकि ये तो बेस कहलानी चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। देखें, अगर आप इसी शेप को उल्टा कर दें, ठीक है, इसे टिल्ट करें और इसको ऐसे करके बनाएं, तो इस शेप में और जैसे ये बनी हुई है इस शेप में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये ऐसे थी, आपने इसको ऐसे कर दिया, घुमा दिया। ये पार्ट आपने इसको कंसीडर किया था A, इसको कंसीडर किया था B, तो ये जो पार्ट है अब आपका ये पार्ट क्या होगा, H। सही है, इस जगह की जो हाइट आ रही है वो H हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप इसको खड़ा कर देते हैं तो फिर ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है, ये H को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये शेप इस फॉर्म में है तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बेस होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में कंसीडर करो, क्योंकि हम किसी डायमेंशन को चेंज नहीं कर रहे, हमने जस्ट इसकी जो फॉर्म थी लाइक इसकी जो क्या कह सकते हैं, ये खड़ी पोजीशन थी, ये खड़ी हुई थी पहले, इसको हमने जो है वो हॉरिजॉन्टली कर दिया, लिटा दिया। तो अब ये हमें इस कंडीशन में हमें समझ में आएगा सही से कि हाँ ये हाइट कंसीडर की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 70 बनता है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 90 बनता है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसका वो होगा 20, यानी जो हाइट आएगी वो होगी 20। सही है, ओके। आई होप कि मैंने कोई मिस्टेक ना की हो, मगर हो सकता है आप भी खुद से इसको एक दफ़ा करने के बाद क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने कहीं कोई नंबर, मैंने कोशिश तो की है मैं सही से ही करूँ, बट 60 के यहाँ पे 70 हो जाएगा, 80 और यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 90 माइनस 70 20। सही किया है वैसे, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 17.5 प्लस 25 इज़ 42.5 मल्टीप्लाई बाई 20, 850 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा सी रीजन का। सही है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 425 मीटर। तो आपको सी रीजन का भी डिस्टेंस मिल गया। अब आपके पास आता है डी रीजन का डिस्टेंस। अब आपको पता है डी रीजन में अगेन ट्राइंगल ही बन रहा है, तो आप दोबारा से डिस्टेंस फॉर डी रीजन के लिए फॉर्मूला लगाओगे, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और हाफ फार्मूला का आ जाएगा, बेस आपके पास कितनी है यहाँ पे, यहाँ, अच्छा मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये जो है अब हमारा डी रीजन कंसीडर होगा, ये जो है 90 है और ये आपके पास 160 है, तो 160 माइनस 90 आपके पास बेस आ जाएगी 70। सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 160 माइनस 90 आपके पास 70 आ जाएगा। तो बेस आपके पास आएगी 70 और जो हाइट है आपके पास वो आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी हाइट है इसकी वो है 25, ठीक है। तो 25 आपके पास हाइट होगी। 70 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, 875। तो ये आ गया आपके पास 875 डिस्टेंस, ठीक है। अब देखें, अभी आपने ना सब रीजन्स का सेपरेट डिस्टेंस फाइंड किया है, ठीक है। उन्होंने जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड की थी वो थी टोटल डिस्टेंस फाइंड करने की। अभी आपने टोटल डिस्टेंस नहीं फाइंड किया, आपने डिस्टेंस ए रीजन का डिस्टेंस फाइंड किया, दैट वाज 350, फिर बी रीजन का, सी का, डी का, और इस तरीके सबके अलग अलग हमने फाइंड किए। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक जगह पे ऐड करेंगे। जो एरिया अंडर द ग्राफ है उससे हमें पता चलेगा टोटल डिस्टेंस। सही है, और टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा ए रीजन के डिस्टेंस के, बी रीजन के डिस्टेंस के, सी रीजन के डिस्टेंस के, और डी रीजन के डिस्टेंस के। 4 रीजन से हमने इसे कन्वर्ट किया था। जब आप अगर आप खुद सॉल्व करो तो आप एक दफ़ा इस तरह से भी ट्राई करके देखो कि आप इसको एक और रीजन बनाओ, लेट सपोज ई रीजन कर लो, और फिर इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में और इसको ट्राइंगल की फॉर्म में सेपरेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो हमारे 4 रीजन बने थे ए बी सी डी। अब हमने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। पहले रीजन का आंसर था 350, दूसरे रीजन का आंसर था 525, तीसरे रीजन का आंसर था 425, चौथे रीजन का आंसर था 875। तो अब हम इन्हें
सबको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 875 प्लस 425 प्लस 525 प्लस 350 2175 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। से आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टोटल डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एरिया अंडर द ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, और अगर हो भी रहे हैं तो फिर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप गूगल से निकालें, कहीं से भी पास पेपर वगैरह से, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में होता है, मुश्किल लगता है क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि स्काई डाइवर की या किसी पैराशूटिस्ट की जो एरोप्लेन से जंप करता है, ठीक है। और जब हम एरोप्लेन से जंप करते हैं तो क्या होता है कि एकदम से स्टार्टिंग में जो एयर रेजिस्टेंस हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। एट फर्स्ट एयर रेजिस्टेंस इज स्मॉल, और जो बंदा स्टार्ट में जंप करते हैं ना उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है स्टार्टिंग में। तो आप देखोगे कि यहाँ जैसे उसने जंप किया ना इस पॉइंट से, तो जैसे उसने जंप किया वो नीचे तो आ रहा होगा, लेकिन नीचे वो बहुत तेज़ स्पीड से आएगा। तो इसलिए जो स्पीड है आपको वो यहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। स्पीड यहाँ पे तेज़ी से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि स्पीड का इंक्रीज़ होना जो है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब आप देखो ग्राफ पहले ज़्यादा स्टीप था, उसके बाद जो है ना लेस स्टीप होता जा रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कांस्टेंट की तरफ चला जाएगा। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है असल में हम इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस कांस्टेंट वेलोसिटी तक हम पहुंचते कैसे हैं हमें वो देखना है। स्टार्टिंग में जब पैराशूटिस्ट वो जंप करता है एरोप्लेन से, तो क्या होता है कि वो एक्सेलरेट करता है, तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। जस्ट जब उसने जंप किया तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, और या एक्सेलरेशन थी उसमें, ठीक है। जब स्पीड ज़्यादा होती है, चेंज हो रही होती है, तो एक्सेलरेशन भी होती है, और उसकी जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती है, जो स्पीड है उसका एयर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती है एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होना शुरू होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी ऑब्जेक्ट की मतलब एयर रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रही होती है पैराशूटिस्ट पे, वो इक्वल हो जाती है उस पैराशूटिस्ट के वेट के, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होते होते इतनी इंक्रीज़ हो गई कि उसने पैराशूटिस्ट के वेट के लाइक वो इक्वल आ गई, तो उस पॉइंट पे आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। अब देखें टर्मिनल वेलोसिटी क्यों आई। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो तब होती है जब वहाँ पे नेट फोर्स आपके पास जो है वो ज़ीरो होगी। नेट फोर्स ज़ीरो तब होती है जब दो फोर्सेस, जो ऊपर से फोर्स लग रही है और जो नीचे से फोर्स लग रही है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो, और उनका जो रिज़ल्ट है, जो नेट सम है उनका, वो ज़ीरो आ रहा हो, तो तब एक्सेलरेशन और नेट फोर्स ज़ीरो होती है। अब देखें स्टार्टिंग में आपके पास जब पैराशूटिस्ट ने जंप किया था तो आपके पास एयर रेजिस्टेंस कम थी, ऑब्जेक्ट का जो वेट था वो तो था ज़्यादा, लेकिन उस पर एयर रेजिस्टेंस कम लग रही थी, ठीक है। तो एक जो फोर्स थी ना वेट की वो ज़्यादा थी, तो जब एक फोर्स भी ज़्यादा होती है तो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हुई, और स्पीड के इंक्रीज़ होने से एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, और जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वो वेट के इक्वल आ गई। अब जब दो फोर्सेस इक्वल आ जाती हैं तो बैलेंस फोर्सेस का फिनोमिना आता है, और जब फोर्सेस बैलेंस होती हैं तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाता। देखें एक चीज़ हो आपके पास और उसको दो लोग सेम फोर्स से खींच रहे हो ऑपोजिट साइड्स पे, तो वो चीज़ कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे की फ़ोर्स को कैंसिल कर रहा होगा। इस तरीके से जो वेट है वो एयर रेजिस्टेंस को और एयर रेजिस्टेंस वेट के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, तभी हमारे पास नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आ रही है। और नेट फोर्स जब ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होती है, ज़ीरो। और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। और याद रखिएगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी ही असल में टर्मिनल वेलोसिटी है, सही है। अब अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं कि अ पॉइंट वेयर एयर रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू वेट एंड कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पे आपकी एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेट के इक्वल आ जाती है और
ऐसे पॉइंट पे नेट फोर्स ज़ीरो होती है और एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखें अगर आप दोबारा से यहाँ पे देखें, जब स्काई डाइवर ने जंप किया था, एट फर्स्ट एयर रेजिस्टेंस इज स्मॉल एंड द पर्सन एक्सेलरेट्स। सही है, शुरू में एयर रेजिस्टेंस कम होगी, पर्सन एक्सेलरेट करेगा। एज द पर्सन स्पीड्स अप एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे पर्सन की स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। देन आफ्टर अ वाइल द एयर रेजिस्टेंस बैलेंसेस द वेट। एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेट के इक्वल आ जाएगी। द पर्सन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। और जब ये दोनों इक्वल आएंगी, वेट और एयर रेजिस्टेंस, तब जो पर्सन है वो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा। नाउ एट दिस पॉइंट द पैराशूटिस्ट विल ओपन इट्स पैराशूट। ठीक है, यहाँ पे आके पैराशूटिस्ट अपना पैराशूट ओपन करेगा। व्हेन द पैराशूट इज ओपन देयर इज अ लार्ज अपवर्ड फोर्स विच कॉजेज द पर्सन टू डिसेलरेट। देखें, जैसे ही पैराशूटिस्ट अपना पैराशूट ओपन करेगा, एक और चीज़ होगी, वो ये कि जो पर्सन है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। और याद रखिएगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एयर रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होती है। अब पहले तो एयर रेजिस्टेंस इक्वल आ गई थी वेट के, लेकिन यहाँ पे आके पैराशूटिस्ट ने पैराशूट खोल दिया। अब जब पैराशूटिस्ट अपना पैराशूट खोल रहा है तो इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। अब आप खुद देखें, एक तरफ वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक तरफ एयर रेजिस्टेंस है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। और एयर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और वेट की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डिसेलरेट करेगा, नीचे आने के बजाय, अपनी वो तेज़ी से नीचे आने के बजाय वो हल्के हल्के नीचे आएगा। और यही आपके पैराशूट को ओपन करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप पैराशूट को इसीलिए ओपन करते हो कि आप हल्के हल्के नीचे आओ। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो एक्सेलरेट करवाने के बजाय ऑब्जेक्ट को डिसेलरेट करेगी। ठीक है, तो when the parachute is opened, there is a large upward force which causes the person to decelerate. ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिसेलरेट होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिसेलरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। डिसेलरेट का मतलब स्पीड गिरना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी, एयर रेजिस्टेंस भी तो कम हो जाएगी, और जब एयर रेजिस्टेंस कम होगी तो यानी कि वो दोबारा से एक पॉइंट पे आके वेट के इक्वल आ जाएगी। और जब एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल आएगी तो दोबारा से आपके पास एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। ठीक है, एक टर्मिनल वेलोसिटी आपको यहाँ पे अचीव हुई थी, एक टर्मिनल वेलोसिटी आपको यहाँ पे अचीव हो रही है। ठीक है, यानी टोटल जब आप टर्मिनल वेलोसिटी या स्काई डाइवर की एग्जाम्पल पढ़ते हो टर्मिनल वेलोसिटी के केस में, तो आपके पास 2 दफ़ा स्काई डाइवर के केस में 2 दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है। ठीक है, इवेंचुअली द फोर्सेस बैलेंस once more and the person reaches a new much slower terminal velocity. ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये स्लोअर होगी देन द फर्स्ट वन। ठीक है, आफ्टर दिस जो पैराशूटिस्ट है वो यहाँ पे आके लैंड करेगा। ठीक है, सेफ लैंडिंग आपकी हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक ऑफ मोशन। तो आई गेस हमने हर चीज़ ही मोशन के टॉपिक में कवर कर ली है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।